हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कंपटीशन की एक सीरीज चला रही हूँ और उसी कंपटीशन की सीरीज में मैं आज आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? इनमें से स्टॉक कौन सा है? तो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस आप तब ही कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आता है। तो जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है और फ्लो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाती है। तो वेल्थ एक तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाती है, एक इंडिविजुअल के पास कितनी वेल्थ है, एक कंट्री के पास कितनी वेल्थ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करती है। बाकी सेविंग्स हम फ्लो वेरिएबल है, हम इसे मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम से करते हैं, एक्सपोर्ट्स भी प्रॉफिट्स भी। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following source of receipt in the government budget increase its liabilities? देखिए बेटा, गवर्नमेंट बजट जो है उसमें से कौन सी रिसिप्ट जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटीज को एनहांस करती है, इंक्रीज करती है। अब देखो, ये सब समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये टॉपिक क्या है। तो देखिए बेटा, गवर्नमेंट बजट हमें रिवील करवाता है, हमें बताता है कि जो लास्ट एक साल गया उसमें हमने क्या किया और आने वाले साल में हम क्या करेंगे। इन सब के बारे में हमें गवर्नमेंट बजट बताता है। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर दो कंपोनेंट या दो मतलब एलिमेंट हम बता सकते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है। एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ होती है रिसीट्स। तो जो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स होते हैं उन्हीं से मिलकर गवर्नमेंट बजट बनता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट बजट जो है उसमें लाइबिलिटीज को इंक्रीज कौन करता है। तो देखिए बेटा, एक तरीके से तो रिसीट्स है। क्यों रिसीट्स है? क्योंकि बोरोइंग्स जो है वो एक बार के लिए पैसा हमारे पास लेके आ रही है। बेशक हमने उधार लिया है बट एक बार तो हमारे अकाउंट में आ रहा है, एक बार तो देश के पास पैसा आ रहा है। तो बोरोइंग्स जो है वो किसी भी कंट्री की लाइबिलिटीज को इंक्रीज करती है। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो भाई देना तो पड़ेगा। तो सेम बात, अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री से पैसा लिया है तो उधार तो देना बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज अ स्टूडेंट हैज 2 hours इन विच ही कैन ओनली वॉच अ मूवी और स्टडी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग? बेटा, ये क्वेश्चन भी मैंने अपने लास्ट जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें करवाया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक चूज करना रहता है। तो देखिए, इसमें कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इज वॉचिंग अ मूवी। अगर हम बात करें स्टडी है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो वो क्या होगी? एक मूवी को देखना होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंजप्शन डिपेंड्स अपॉन। बेटा, कंजप्शन जो है वो बेसिकली हमेशा इनकम पे डिपेंड करता है। जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होगी कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी कंजप्शन भी डिक्रीज होगा। तो कंजप्शन किस पे डिपेंड करेगा? इनकम पे। इसका जाएगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, AR कर्व मतलब जो एवरेज रेवेन्यू है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। द MR कर्व विल बी। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही वो होगा क्योंकि AR इक्वल टू क्या होता है? MR होता है। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है AR इक्वल टू क्या होना चाहिए? MR। ये आपको चैप्टर में मिलेगा जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की बात की गई है। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो हमें पता है कि जो डिमांड का है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, जबकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग में बनता है, जहां पर AR और MR का जिक्र किया गया है। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो AR और MR कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल ही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कौन से स्टेटमेंट सही है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वही होता है जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं, प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट में कोई भी किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। हमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, Dash states that as the consumer will distribute his money income between the goods in a such a way that the utility derived from the last rupee spent on each गुड इज इक्वल। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मैं देखो इसको समझा देती हूँ।
अगर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस के बेस पर, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो दो बेसिस पे पढ़ा जाता है, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व के बेस पे, मतलब एक मार्शल की अप्रोच से और एक हिक्सन की अप्रोच से। तो जो आप पढ़ते हैं जो चैप्टर इंडिफरेंस कर्व और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें दो तरीकों से गुड्स को, मतलब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को एनालाइज किया गया है, 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस। तो ये जो क्वेश्चन बनता है ये है 2 कमोडिटी केस से। अब 2 कमोडिटी केस बोलता है कि जो लास्ट रुपी हमारे पास बचती है या जो लास्ट रुपी हमारे पास है, अगर हम उससे जो गुड एक्स पे खर्च करें या फिर हम वाई पे खर्च करें, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। और इस तरीके के जो कंसेप्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी, चाहे एक्स पे हो खर्चा जाए या वाई पे। मतलब 7th क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, द शेप ऑफ सप्लाई कर्व इज। सप्लाई कर्व जो होता है उसका शेप कैसा है। अब देखो बेटा, जैसे डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो सप्लाई कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड गिरती है, तो प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज होती है। और पॉजिटिव रिलेशन को हम अपवर्ड स्लोपिंग दिखाते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग से दिखाते हैं। तो जो सप्लाई कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि पॉजिटिव होता है, और जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि वो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अ गिवन प्राइस, द फर्म मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। बेटा यहाँ पे ये बोल रहे हैं एक फर्म जो है कितनी भी क्वांटिटी को बेच सकती है गिवन प्राइसेस के ऊपर, तो जो फर्म का एमआर हो किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है एआर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमने पढ़ा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, in case of an under-employment equilibrium, which of the following alternative is not true? Under equilibrium जो लेवल होता है उसमें से कौन सा केस जो है मतलब यहाँ पे होगा, तो बेटा रिसोर्स आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान काम ज़्यादा कर सकता है बट उसे मिल नहीं रहा है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे काम ना मिले, वो अंडर एम्प्लॉयड होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो रिसोर्सेज है ना तो वो फुल्ली यूटिलाइज है ना एफिशिएंटली यूटिलाइज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो देखिए बेटा, मैंने आपको आज 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। मैं नहीं कह सकती कि क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल है, बट फिर भी स्टिल इन क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें हर उस क्वेश्चन का मिक्सअप था, जैसे कि गवर्नमेंट बजट से लगा लो या फिर 11th, मतलब ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ये माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों बुक्स से हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये जो सीरीज चला रखी है मैंने, ये आपकी CUT एग्ज़ाम, जो कि CUET एग्ज़ाम जो आपका अभी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो कॉलेज के लिए आपको एक टेस्ट मिलेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बोला जाता है, फिर उसके बाद में CA, CPT फाउंडेशन या फिर CTSC कॉमर्स विजार्ड, किसी भी टाइप का छोटा बड़ा एग्ज़ाम अगर कॉमर्स का आप देने जा रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स जो है वो अपना बेसिक रोल प्ले करती है, वाइटल रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जो अभी आपका CUET का एग्ज़ाम हुआ है उसमें, तो उसमें भी हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो क्वेश्चंस का अमाउंट था वो कितने का था, 50 क्वेश्चंस का, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन किसके थे, इकोनॉमिक्स के थे। तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ कि इकोनॉमिक्स जो है उसके सीरीज़ की बात या उसके क्वेश्चंस की, तो बेटा ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। सो हमेशा इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।